नमस्कार स्टूडेंट्स, अपना इंडियन पॉलिटी चल रहा है जिसमें मैंने आपको भाग 6 जिसमें अपनी स्टेट गवर्नमेंट है उसके बारे में सारे आर्टिकल के तहत आपको कंप्लीट करवाया, जिसमें आपका गवर्नर, सीएम, आपके विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद आपका था अपना हाई कोर्ट के बारे में, 214 से लेके 237 तक आपने हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा 232 तक पढ़ा। अब अपना जो स्टार्ट होने जा रहा है 233 से लेकर 237 जो अपना आर्टिकल हैं वो हमने कंप्लीट करने। वो किससे रिलेटेड है? सबॉर्डिनेट कोर्ट से, मतलब कि जो अपनी सुप्रीम कोर्ट उसके अंडर कौन, हाई कोर्ट, और स्टेट्स के अंदर जो जिलों के अंदर क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है, उसके बारे में हमने पढ़ना है। पहले ध्यान से सुन लो, जो अपना सबॉर्डिनेट कोर्ट है वो किसका भाग है? भाग अपना 6 है, भाग नंबर 6, यानी कि पार्ट जो आप करते हैं ना, 25 वर्तमान में 25 भाग हो चुके हैं संविधान के, उसमें से जो हमारा 6वां नंबर का है उसमें क्या है, हमने ये पढ़ना है। ठीक है जी। इससे पहले हमने हाई कोर्ट पढ़ा, उसका 214 से लेकर 232 तक आर्टिकल हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सबॉर्डिनेट कोर्ट, यानी कि 233 से लेकर 237 तक। जो हमारा भाग 6 के आर्टिकल स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 152 से लेकर 237 तक, यहाँ तक अपने कंप्लीट होते हैं। और सारे आर्टिकल मैंने खोल के आपको सारे करवा दिए हैं और आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटने वाला नहीं है। आज आपको मैं सबॉर्डिनेट कोर्ट के साथ साथ लोक अदालत क्या होती है, आपका जो जस्टिस ऑन व्हील, जो आपकी जो ई सर्विसेज क्या होती है, ये भी आपको बताऊंगी। सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट। सबसे पहले इसका नाम, जैसे अधीनस्थ न्यायालय, इसके नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अधीनस्थ न्यायालय मतलब किसी के अधीन है ये न्यायालय। ठीक है जी, उसके बारे में समझो आप। कहते जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की न्यायिक व्यवस्था एकीकृत है। एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड है, आपस में जुड़ी हुई है, इंटीग्रेटेड है। ठीक है जी, यानी कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, उसके नीचे राज्यों की हाई कोर्ट आ गई यानी कि उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालयों के नीचे अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। ठीक है जी। हाई कोर्ट टोटल कितनी है हमारे यहाँ पर? 25 हाई कोर्ट है। आप हाई कोर्ट वाला वीडियो जरूर देखना, उसकी आपके जो ज्वाइंट वाली हाई कोर्ट कौन कौन सी स्टेट की हैं वो मैंने चैप्टर पूरा डिटेल में करवाया है, आपने जरूर देखना है उसको। ठीक है जी। तो हाई कोर्ट के अधीन कौन है, उसके नीचे लोअर पे कौन आ गया? आपका अधीनस्थ न्यायालय, सबॉर्डिनेट कोर्ट, जिसको जिला कोर्ट भी बोला जाता है। इसे अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है, कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि इसे उच्च न्यायालय के अधीन उसी की निर्देशानुसार काम करना होता है। किसे? अधीनस्थ न्यायालय। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सबॉर्डिनेट कोर्ट। इसको किसके दिशा निर्देशों के अनुसार काम करना है? उस राज्य की हाई कोर्ट के अनुसार। ठीक है जी। दूसरे शब्दों में उच्च न्यायालय जिला न्यायालय व अन्य न्यायालयों को नियंत्रित करता है। आगे समझ में कि आपका जो हाई कोर्ट है, एक स्टेट का जो हाई कोर्ट है वो अपनी स्टेट के जितने भी जिले पड़ते हैं उन जिलों की कोर्ट को क्या करेगा? रेगुलेट करेगा, और उसके अन्य कोर्ट्स को भी क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। चाहे वो न्यायिक सेवा से संबंधित व्यक्ति, किसी पदस्थापना पोस्टिंग की बातें हो, उन्नति की बात है, पदोन्नति प्रमोशन की बात हो, या ऐसी अन्य मामले, सभी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। मतलब कहने का कि जिला जो न्यायालय है आपका, उसमें आपके जितने भी जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति करना, उनको प्रमोशन देना, उनका जो भी कुछ काम है, ट्रांसफ़र करना, जितना भी काम है वो सारा का सारा अधिकार क्षेत्र किसके अंडर आता है? हाई कोर्ट के अंडर आता है। कहते हैं अनुच्छेद 235 में इसका जिक्र किया गया है। इसकी संवैधानिकता की बात करें तो इसकी चर्चा संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक की गई है। मैंने आपको ये बता दिया। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हाई कोर्ट 214 से लेकर 232 तक पढ़ा। क्या पढ़ा? अपना हाई कोर्ट पढ़ा। अब 233 से लेकर 237 तक क्या आ जाएगा? अपना सबॉर्डिनेट कोर्ट, उसके नीचे वाले आ जाएंगे। और ये भाग कौन से में है?
स्टेट गवर्नमेंट सारी भाग 6 के अंदर ही आती है। गवर्नर, सीएम, विधानमंडल, विधान परिषद, सारी के सारी आपको 6 में दी हुई हैं। आगे शुरू करते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया है। हाँ जी, तो ये जो आर्टिकल है आपने याद रखना है। देखो इससे पहले 214 से लेकर आपका 232 तक कौन क्या था, हाई कोर्ट के बारे में है, जो डिटेल में एक एक आपको आर्टिकल मैंने खोल खोल के करवाया है। अब अपना 233 से लेकर 237 तक ये अपना सबॉर्डिनेट कोर्ट आएगा, सबॉर्डिनेट। ठीक है जी, ये आ गया। अब सुनो इसके बाद में अपना भाग 7 जो है, जो 25 भाग है मूल संविधान में, 22 से 7वां हमारा अब क्या हो चुका है, निरस्त हो चुका है। 7वां संविधान संशोधन करके 1956 में। ठीक है जी, उसका आर्टिकल 238 था। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा निरस्त। उसके बाद हमारी यूटीज के बारे, हम संघ के बारे में बात करेंगे। संघ के बारे में वैसे इतना डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं। उसके बाद सीधा सीधा हम पंचायतों के ऊपर आएंगे। पंचायतें भाग 9 शुरू करेंगे और आपका जो नगर पालिकाएं 9th B करेंगे। अपन इस तरह से शुरू करेंगे। यहाँ देख लेते हैं एक बार आर्टिकल क्या कहता है। 233 क्या कहता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ कि जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो किस आर्टिकल में लिखी हुई है, 233 में लिखी हुई है। आगे है 33A में क्या लिखा है, कहता है 233A में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की मान्यकरण तथा उनके द्वारा दिए गए निर्णयों का मान्यकरण लिखा हुआ है। 234 में क्या लिखा है, न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति। अब जिला न्यायाधीश जो अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा उसमें सिर्फ एक जज तो होगा नहीं, और लोग भी होंगे। 233 में किसके बारे में लिखा है, जिला न्यायाधीश के बारे में, जो मुख्य मेन होगा। और उसके अतिरिक्त जो व्यक्तियों की नियुक्ति होगी वो कहाँ लिखी है, आपका 234 में लिखा है। 235 में क्या लिखा है, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। इस पे नियंत्रण किसका होगा, हाई कोर्ट का होगा। 236 में इसकी इंटरप्रिटेशन दे रखी है। इसकी इंटरप्रिटेशन में इसके नीचे जितने भी कोड आते हैं सारे के सारे इंटरप्रिटेशन व्याख्या बोलेंगे। ये कहाँ दे रखी है, 236 के। और 237 में इस अध्याय के प्रावधानों को दंड अधिकारियों के किसी वर्ग या वर्गों पर लागू होगा। मतलब कि जो दंड के जो प्रावधान है वो किस पे लागू होंगे, किस पे लागू नहीं होंगे, वो डिटेल कहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ दे रखे हैं। हमारे जो काम का है ना 233, 234 और 235 है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है जी, ये काम के हैं। कितने आर्टिकल टोटल, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 में से आपने 3 को अपना दिमाग में फिट कर लेना है। बाकी भूल जाओ तो भी चलेगा, लेकिन ये नहीं भूलने चाहिए आपको, क्योंकि हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ चुके और बाकियों से अभी तक क्वेश्चन ऐसे बने नहीं है। आगे देखते हैं, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। अब आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समझ में आ चुका है, किसके अंडर है, हाई कोर्ट के अंडर है। अब हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज की नियुक्ति वो कैसे करती, सुनो ध्यान से। कहते अनुच्छेद 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पदस्थापना मतलब प्रमोशन करना, व पदस्थापना मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, पदोन्नति प्रमोशन करना राज्यपाल द्वारा। अब इस चीज को लगा लो स्टार दिमाग में अपने, कि इसकी जो नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन राज्यपाल ऐसा राज्य के जो आपका उच्च न्यायालय है उससे परामर्श लेकर ही करता है। ठीक है, मेन आपको जो अपना MCQ आते हैं क्वेश्चन, उसमें क्या लिखा होता है, उसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। अगर आपको डी भी पूछ लिया जाए, वो किसकी सलाह से करेगा, उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसकी सलाह से करेगा। ठीक है जी, अकेला खुद डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है जी, ये बात हमें समझ में आ चुकी है। 233 में क्या लिखा है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में लिखा है, उसकी प्रमोशन के बारे में लिखा है, उसको हटाने के बारे में बात लिखी हुई है यहाँ पर। और दूसरी बात यहाँ पे, इसकी नियुक्ति करेगा कौन, राज्यपाल करेगा, संबंधित स्टेट का। ठीक है जी, और वो जो राज्यपाल है उस स्टेट का क्या है, हाई कोर्ट से परामर्श करके सलाह मशवरा करके उसको रखेगा। ठीक है जी, ये बात हमें समझ में आ चुकी है। अब उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए ये देखते हैं।
अनुच्छेद 33 क के तहत जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के पास निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए, मतलब वो सरकारी नौकरी पहले किसी भी उसमें सेवा में नहीं होना चाहिए। उसे कम से कम 7 वर्ष, अब इसे कर लो अंडरलाइन, हमारे लिए नई चीज़ है। हमने जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में पढ़ा कि उसे हाई कोर्ट के या तो क्या रहना चाहिए, 5 साल बतौर जज रह के आया होना चाहिए, या किसी हाई कोर्ट में 10 साल का क्या होना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए, एज ए वकील होना चाहिए। तो हमारे लिए क्वेश्चन बन गया कि जो जिला न्यायाधीश बनेगा उसके लिए क्या प्रावधान है। भाई उसके लिए प्रावधान है कि वो 7 साल के लिए अधिवक्ता यानी वकील के रूप में कार्य कर चुका होना चाहिए, कम से कम उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की है और उसको हाई कोर्ट उसकी सिफारिश करे। वैसे आता ना सीजीआई का कि सीजीआई का कह लो या सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह लो कि राष्ट्रपति की निगाह में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में बात कर रही हो, और यहाँ पर क्या बोला कि उच्च न्यायालय उसकी क्या करे, सिफारिश करे, भी फला व्यक्ति अच्छा है, कर लो उसको। अन्य न्यायाधीशों की, ये तो हो गया हमारा मुख्य जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कहती अनुच्छेद 234 के तहत राज्यपाल जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्ति को भी न्यायिक सेवा में नियुक्त कर सकता है। मतलब कि मेन के बाद अलग और भी व्यक्ति जो चाहिए होंगे उनको भी नियुक्त कर सकता है, किंतु वैसे व्यक्ति को राज्य लोक सेवा आयोग जो स्टेट पीसीएस वाला होता है ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी क्या करनी पड़ती है, और उच्च न्यायालय की से परामर्श के बाद ही नियुक्त किया जाता है। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मेन जज को छोड़ के और बाकियों की नियुक्ति करनी है आपने, तो आपको किस किस से परामर्श करना है, उस स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन, उससे करना पड़ेगा कंसल्ट, किसको, राज्यपाल को। दूसरा, उसको हाई कोर्ट से भी क्या करना पड़ेगा, कंसल्ट करके व्यक्ति को वो रख सकता है। आगे बात समझ में। और जब मुख्य को करना था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले जज को रखना, तो क्या करना था, उसको राज्यपाल को यानी कि हाई कोर्ट से सलाह मशवरा करके उसको रखना होता है। 233 में ये बात बोली गई है और इस दूसरों की 234 में। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यह न्यायिक सेवा का मतलब ऐसी सेवा से है जो आधिकारिक तौर पर ऐसे व्यक्ति से मिलकर बना है जिसके द्वारा जिला न्यायाधीश के पद का और जिला न्यायाधीश के पद के अंदर अन्य और जिला न्यायाधीश के पद के अंदर अन्य सिविल न्यायिक पदों को भरा जाता है। कहते अनुच्छेद 236 ख में इसका जिक्र किया गया है। न्यायिक सेवा का मतलब है ऐसी सेवा जो आधिकारिक तौर पर ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बना है, ऐसे व्यक्ति जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होंगे जिनके द्वारा जिला न्यायाधीश के पद का और जिला न्यायाधीश के पद के अंदर अन्य जो सिविल सर्वेंट होंगे, मतलब कि जो भी सिविल न्यायिक पदों पे होंगे, इन सबको मिलाकर एक खंड बनता है इनका। ऐसे बोल रहे हैं आपने कि एक यूनिट बनती है ये सारी, और ये न्यायिक सेवा पूरा इकट्ठा शब्द इनको ज्वाइंट करके बना है। आगे है, जिला न्यायाधीश कोई सिंगल टर्म नहीं है। वही बात जो मैंने अभी बोली, जिला न्यायाधीश को अगर हम बोले तो सिर्फ आपके माइंड में सिर्फ एक जज के नाम, जज की पिक्चर हो रही होगी क्लियर, भी एक जज होता होगा जिला न्यायाधीश। अरे जिला न्यायाधीश का एक प्रॉपर सिस्टम, एक सिंगल टर्म नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, उसके अंदर बहुत से न्यायालय हैं। सुनो ध्यान से, जैसे आपका सिटी सिविल जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ स्मॉल कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज, ये सारे के सारे मिला के क्या बनते हैं, जिला न्यायाधीश बनते हैं। इनको इकट्ठों को बोला जाता है। और हमारे दिमाग में पिक्चर क्या होती है, जिला न्यायाधीश एक व्यक्ति, ना भाई ना, सारे इकट्ठे हैं। ठीक है, इनको इकट्ठे को मिला के एक वो कानूनी न्यायिक सेवा मिलती है इनसे।
आगे देखते हैं, ये सारी बातें अनुच्छेद 236 में लिखा हुआ है। इंटरप्रिटेशन मैंने बताया था ना आपको, जो कि जिला न्यायाधीश की क्या करता है, व्याख्या करता है। संरचना एवं अधिकार क्षेत्र, अब इसकी संरचना क्या है, इसका अधिकार क्षेत्र क्या है, वो हम जान लेते हैं। कहते राज्य द्वारा अधीनस्थ न्यायिक सेवा के संगठनात्मक संरचना, अधिकार क्षेत्र व अन्य शर्तों का निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा, राज्य के द्वारा। भाई ये राज्य के अंदर आता है सारा का सारा, ठीक है, किसके अंदर आएगा, राज्य के अंदर आएगा। आगे हालांकि एक राज्य से दूसरे राज्य में इसकी प्रकृति भिन्न हो सकती है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हमारी, जिला जो अधीनस्थ न्यायालय है, वो हर राज्य में सेम नहीं होगा। हर राज्य का अपना अपना एक प्रोसेस है, अपनी अपनी संरचना उनकी भिन्न हो सकती है, सेम नहीं होता। जैसे हाई कोर्ट का प्रोसेस सेम है पर इनका नहीं होता। तथापि सामान्य रूप से उच्च न्यायालय से नीचे के दीवानी व फौजदारी न्यायालयों के 3 स्तर होते हैं, जिन्हें नीचे दर्शाया गया है। मतलब कितने स्तर होते हैं इसके, 3 स्तर होते हैं इसके, ठीक है। आगे देखो जरा, कुछ न्यायाधीशों के लिए ऊपर वाले उपबंधों का लागू न होना। कहते हैं 237 के तहत राज्यपाल को अगर ये लगता है कि अनुच्छेद 233 से लेकर अनुच्छेद 236 का कोई प्रावधान न्यायिक सेवा से चुनकर आए किसी न्यायाधीश या न्यायाधीशों के वर्गों पर लागू न हो तो वह ऐसा निर्देश दे सकता है। वह न्यायिक सेवा वही, यहाँ न्यायिक सेवा वही है जिसका जिक्र अनुच्छेद 236 ख में रखा है। अगर आपके राज्यपाल को लगता है कि जो जितने भी प्रावधान 233 से लेकर 237 तक के सारे हैं, अगर ये लागू नहीं हो रहे हैं या लागू नहीं होने चाहिए तो बदल भी सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, फिक्स नहीं है, उसमें चेंजेस भी राज्यपाल करवा सकता है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अधीनस्थ न्यायालय की संरचना व अधिकार क्षेत्र। अधीनस्थ न्यायालय की संरचना व अधिकार क्षेत्र निर्धारित करने का जिम्मा किसके ऊपर है, राज्य के ऊपर है। पहले तो आपके दिमाग में ये फिक्स कर लो। इसलिए संगठनात्मक संरचना के कई तत्व एक दूसरे राज्य से भिन्न है। अब देखो भी हर स्टेट का अपना अपना है, क्योंकि ये पावर किसके पास, अधिकार क्षेत्र है ही राज्य के पास। राज्य के पास मतलब गवर्नर के पास, गवर्नर मतलब हाई कोर्ट से डिस्कस करके, तो हर एक का अपना अपना बनेगा, सेम नहीं बन सकता। ये इतनी सी बात यहाँ पे आपने दिमाग में फिक्स कर लेनी है। आगे बढ़े। हाँ जी, उच्च न्यायालय देखो जरा, उच्च न्यायालय के अंडर क्या आ गया, जैसे मान लो कोई स्टेट का उच्च न्यायालय है, कोई स्टेट का उच्च न्यायालय, उसके अंडर क्या है, जिला न्यायालय या सत्र न्यायाधीश का न्यायालय बोलते हैं। इसमें भी 2 पार्ट है, दीवानी पक्ष अलग और फौजदारी अलग। कहते हैं अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, उसके नीचे कौन सा होता है, मुंसिफ न्यायालय, और इधर फौजदारी में आपका मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। यानी कि ये स्टेप बन गए, उच्च न्यायालय, उसके नीचे जिला, जिला के अंदर 2 भाग बट गए, कौन कौन से, जिसमें आपके दीवानी अलग कर दिया और आपका फौजदारी अलग कर दिया। अब दीवानी और फौजदारी मसले क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन दीवानी के अंदर आगे भी 2, अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय, उसके नीचे कौन, मुंसिफ अदालत, और यहाँ पर फौजदारी यानी मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी का न्यायालय, न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय। ये इसका आपने इसी तरह से फिक्स कर लेना है। चलो, कहते हैं जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है, ठीक है जी। उसे सिविल व आपराधिक मामलों में मूल और अपीलीय क्षेत्र का अधिकार है, ठीक है जी। सीधा सीधा स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट के मसले हैं सीधे इसके पास आएंगे, चाहे वो आपराधिक हैं चाहे वो सिविल हैं, सीधा सीधा मसला किसके पास, इसके पास आएगा। कहते हैं दूसरे शब्दों में जिला न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश भी होता है। अब देखो, पहले कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई घटना होगी या कोई लड़ाई होगी, कोई दीवानी मामला है, तो सीधा पहले कहाँ पे जाएगा, हाई कोर्ट चला जाएगा, नहीं जाएगा। स्टेप बाय स्टेप चलना है, पहले उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आना पड़ेगा और वहाँ पे उसका मामला कैसा है, दीवानी मामला है कि फौजदारी मामला है, उसमें देखेंगे, फिर उसको कैटेगराइज करके उसके मसले को उसमें चलेंगे। बाय चांस आप वहाँ पे केस हार जाते हो अपना, फिर आप अपील कर सकते हो कहाँ पर,
हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। अगर हाई कोर्ट में भी हार गए फिर आप अपील करोगे कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। बात समझ में आ रही है? मेरा कहने का मतलब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें आपका मसला किसी भी तरह का है, लड़ाई झगड़ा, पैसों का लेन देन, पहले आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपका मामला कैसा है उसके अनुसार उसको अलग कर देंगे, भी दीवानी है कि फौजदारी है, अलग कर दिया। फिर आपका वहाँ पे केस चलेगा। बाय चांस आप केस हार जाते हो तो आप क्या कर सकते हो, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। लेकिन आपको स्टेप पहला फॉलो करना पड़ेगा, पहले स्टेप फॉलो किए बिना काम नहीं चलेगा आपका। ठीक है जी, समझ में आ रहा है आपको? आगे देखते हैं, कहता है जब वह दीवानी मामलों, अच्छा दूसरे शब्दों में जिला न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश भी होता है, सेशन जज भी यही होता है और उसको और जिला न्यायाधीश भी सेम बात है। वह दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं। अब सुनो, मैंने बताया कि पहले ऊपर होती है हाई कोर्ट, उसके नीचे आपका सबॉर्डिनेट कोर्ट, ठीक है जी, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय में आपका जो केस जाएगा तो जो जज है ना वो आपके दोनों तरह के मसले यहाँ पे ले लेगा, ठीक है जी। जब वो दोनों दीवानी मामले की सुनवाई करेगा तब हम उसको बोलेंगे जिला न्यायाधीश। अगर वो फौजदारी मामले की सुनवाई करेगा तो क्या बोलेंगे उसको, सत्र न्यायाधीश। इसके बाद आपके यहाँ पे होते हैं दीवानी पक्ष अलग। दीवानी पक्ष इधर है, स्टेप बाय स्टेप नीचे चला जाएगा, यहाँ पे अलग था, मैंने जो आपको पहले दिखाया था, ठीक है जी। अब देखो जरा यहाँ पर कहते हैं जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक व प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती है। उसके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों का, अब जिला जो न्यायालय है उसके पास राइट है कि उसके नीचे जो कोर्ट हैं, जितनी भी कोर्ट है उसके नीचे हैं, मैंने आपको बताया ना एडिशनल जजेस हैं, सिटी जजेस हैं, आपके ये सारे जजेस की निरीक्षण कौन कर सकता है, आपका जिला न्यायाधीश कर सकता है। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं, कहते हैं उसके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों को निरीक्षण करने का शक्ति होती है। उसका निरीक्षण कौन कर सकता है, हाई कोर्ट कर सकता है। और जिला न्यायाधीश किसका करेगा, उसके नीचे वालों का करेगा, ठीक है जी। उसके फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। जिला न्यायाधीश को किसी अपराधी को उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड देने का अधिकार होता है। हालांकि उसके द्वारा दिए गए मृत्यु दंड पर तभी अमल किया जाता है जब राज्य का हाई कोर्ट उसे क्या करे, अनुमोदन दे दे। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। आपका जो आपका जिला कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके पास दीवानी मामले और फौजदारी मामले दोनों को सुनने का क्या है, अधिकार है। उसके पास न्यायिक शक्तियां भी है और प्रशासनिक शक्तियां भी होती है, वो दोनों तरह के मसले आपके सुन सकता है। और उसके नीचे जो कोर्ट होती हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, जितनी मैंने आपको आगे पहले बताई है, वो उनका क्या कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है, उनको दिशा निर्देश दे सकता है। और इसकी खुद के ऊपर कौन बैठा है, हाई कोर्ट बैठा है। और जो जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना आपका, वो मृत्यु दंड भी दे सकता है। और सजा कितने साल की, उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड तक भी दे सकता है। लेकिन मृत्यु दंड को मतलब कि प्रैक्टिकली उसमें अमल में तभी लाया जाएगा जब उस स्टेट का हाई कोर्ट क्या कर दे, अप्रूवल दे दे इस बात की। आगे बढ़े। हाँ जी, अब दीवानी मामले मैंने बताया था ना कि दीवानी मामले होते क्या, सुन लो आज। कहते जो संपत्ति, राजस्व, टैक्स संबंधी, व्यापार, वाणिज्य, घरेलू, पैसा संबंधी लेन देन, जमीन जायदाद, यातायात, वाहन, कारखाने, चोरी डकैती, तोड़ फोड़, प्रशासन संबंधी आदि ऐसे मामले हैं जिसमें हिंसा ना की, किसी की मारपीट, किसी को शारीरिक रूप से चोट ना पहुंचाई गई हो, ऐसे जो मसले हो, बाकी लड़ाई झगड़ा हो गया, तू मैं होगी, गाली गलोच हो गया, चोरी होगी, तोड़फोड़ होगी, ठीक है जी, घरेलू हिंसा होगी, ऐसे मसलों को क्या बोलते हैं, दीवानी, ठीक है जी, दीवानी बोलते हैं उसको। बात समझ रहे हो? कहते हैं इन सभी प्रकार के मामलों न्यायालय में ही एक कक्ष होता है। इसके लिए क्या, न्यायालय में ही कक्ष बनाया गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां पे इसकी सुनवाई होती है। खासकर इनके लिए एक न्यायाधीश होता है और इनके लिए भी एक न्यायाधीश अलग बिठाया होता है, ठीक है जी। कहते भारी और मुश्किल मामले जिला सेशन न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में सुलझाए जाते हैं। यह मामले की स्थिति व गंभीरता पर निर्भर करता है कि मामला कितना गंभीर है। आगे बात समझ में।
दीवानी मसले कौन से होते हैं जिसमें किसी को शारीरिक रूप से क्या है हिंसा ना की, किसी को चोट नहीं पहुंचाई, बाकी हो गया तोड़ फोड़ कर दी, घरेलू हिंसा होगी, मतलब ऐसा कुछ गाली गलोच, ऐसे वाले मामले जिसमें आपका संपत्ति संबंधी कोई झगड़ा है, जैसे परिवारों में देखते हैं ना अपना संपत्ति के लिए झगड़ा चलता है तो कोर्ट में केस हो जाते हैं, लंबे चलते रहते हैं, ऐसे मामले क्या कहलाते हैं? दीवानी मामले कहलाते हैं। टैक्स संबंधी हो गया, घरेलू हिंसा, पैसे का लेन देन, किसी ने पैसे उधार लिए, पैसे मार लिए, तो ऐसे मसले जो होते हैं वो किसके अंडर जाते हैं? दीवानी कोर्ट, दीवानी मतलब कि मामले होते हैं। फौजदारी कौन से होते हैं देख लो, इसके ऑपोजिट जो कि मारपीट, कत्ल, रेप, अपहरण, जख्मी, आत्महत्या, हथियार से कोई मसला किया गया ना, किसी को चोट पहुंचाई गई है, वो सीधा सीधा आपका क्या है? फौजदारी मामले हैं। मतलब कि हथियार रखना, बेचना, हथियार चलाना आदि अनेक हिंसक मामले फौजदारी न्यायालय में सुलझाए जाते हैं, यहाँ निपटारा किया जाता है। इन मामलों के लिए जिला सेशन न्यायालय, जब फौजदारी मामले सुलझाए जाएंगे तो क्या बोलेंगे? इसको सेशन कोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको सेशन कोर्ट बोला जाता है इसको। इसमें भी एक अलग से एक न्यायालय में कक्ष होता है, उसके लिए एक विशेष न्यायाधीश बिठाया होता है, यानी कि जज बिठाया होता है। ये सभी मामले भी सेशन न्यायालय यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से सुलझाए जाते हैं या निपटारे को किया जाता है। यह मामले की स्थिति कैसी, गंभीरता कैसी है, उसको देखते हुए ऊपर हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो हाँ, दीवानी मसले कौन से होते हैं और फौजदारी मसले कौन से होते हैं वो आपको मैं समझा चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं। इनके लिए ना कोर्ट में ही अलग अलग एक रूम रखा होता है, वहां पे एक जज बैठा होता है, वो इनके मसलों का निपटारा करता है। आगे देखते हैं। हाँ जी, जिला व सत्र न्यायाधीश से नीचे क्या है? दीवानी मामलों के लिए अधीश न्यायाधीश का क्या है? न्यायालय। फौजदारी मामलों के लिए मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी, मैंने आपको दिखाया था ना कि पहले क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गया। इसके नीचे दीवानी मामलों के लिए क्या होता है भाई बताओ? दीवानी मामलों के लिए क्या है? अधीनस्थ न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायाधीश, एक जज बैठा होता है, उसे क्या बोलते हैं? अधीनस्थ न्यायाधीश। और इधर आपका अगर फौजदारी है तो इसके लिए कौन बैठा होगा? कौन बैठा होगा? मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। मुख्य न्यायिक दंड अधिकारी फौजदारी मसले के लिए यहाँ पे एक जज होगा, उसे बोलते हैं। और इसके नीचे भी एक होता है, इसे मुंसिफ बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? न्यायिक दंड अधिकारी। इसके नीचे भी एक होता है। आई बात समझ में? पहले तो मसले यहाँ पे ही इकट्ठे सुने जाते हैं, ठीक है जी। और इसके नीचे अगर है तो कोर्ट है, वो कौन सी है? अधीनस्थ न्यायालय, और उसके नीचे है मुंसिफ, ऐसे वाले। आगे बढ़े। आगे है अधीनस्थ न्यायाधीश को दीवानी याचिका सिविल सूट के संबंधों में अत्यंत व्यापक शक्तियां प्राप्त है, यानी दीवानी मामले में ज्यादा उसको शक्तियां प्राप्त है। किसे? अधीनस्थ न्यायालय को, उसके न्यायाधीश को। और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तथा 7 वर्ष के कारावास की सजा दे सकता है। इसको कितनी सजा देने का अधिकार है? 7 वर्ष का। और जो अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो कितनी सजा दे सकता है? उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड भी दे सकता है, आपको याद रखना है। सबसे नीचे स्तर पर दीवानी मामलों के लिए मुंसिफ न्यायाधीश का न्यायालय होता है तथा फौजदारी मामलों के लिए सत्र न्यायाधीश का न्यायालय होता है। आगे है मुंसिफ न्यायाधीश का सीमित कार्य क्षेत्र होता है, वह छोटे दीवानी मामलों पर निर्णय देता है। सत्र न्यायाधीश ऐसे फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है जो ज्यादा गंभीर, मतलब कि हो ज्यादा गंभीर ना हो। सुनो ध्यान से, अभी एक चीज देखो जरा, सुनिए ध्यान से। मैंने आपको बताया पहले क्या था? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके दोनों मसले कौन कौन से? दीवानी मसले यानी पैसों, लेन देन, संबंध, संपत्ति सारे, और फौजदारी यानी कि हिंसात्मक वाले हथियार बेचना, रखना, ये सारे, ये दोनों मसले कौन सुन सकता है? आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मैंने क्या बोला? यहाँ पे डीसी लिखा है, इसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके नीचे फौजदारी के लिए अलग से है, फौजदारी के लिए
एक और न्यायालय है छोटा, इससे छोटा वाला, इसके अधीन है, यानी कि जो फौजदारी है वो कौन सा है, मुख्य दंड दंड नायक न्यायाधीश। और इधर दीवानी मसले के लिए पैसों का लेन देन, संपत्ति, घरेलू हिंसा, चोरी डकैती, ये मसले जो दीवानी वाले हैं, इसमें क्या है आपका अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है जी। इसमें एक क्या होता है, जज होता है, एक अलग से कमरा बना होता है, वो क्या सुनता है, दीवानी मसले सुनता है। इसके नीचे भी एक और होता है, उसे बोलते हैं मुंसिफ। क्या बोलते हैं, मुंसिफ। ठीक है जी। ये भी सजा मतलब कि दीवानी मसलों को सुनता है। इसके नीचे भी एक कोर्ट होता है जिसे क्या बोलते हैं, दंड नायक न्यायाधीश। ठीक है जी। आपका जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो जिला कोर्ट है, वो दीवानी मसले और फौजदारी मसले दोनों तरह के मसले सुनता है, जिसे क्या बोलते हैं आप, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। लेकिन उससे छोटे भी और न्यायालय भी हैं, उसके नीचे छोटे छोटे और न्यायालय भी हैं, जिसमें दीवानी के लिए आपका क्या है, अधीनस्थ न्यायालय, जिसका एक जज होता है, एक कमरा न्यायालय में ही बना होता है, उसका ही पार्ट है। और उसके नीचे भी एक छोटा न्यायालय और है, मुंसिफ। आप मुंसिफ में चले जाओ। ठीक है जी। मुंसिफ से हार गए आप कहाँ चले जाओ, इसमें चले जाओ। इससे हार गए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाओ। इससे हार गए आप क्या चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ। और हाई कोर्ट से हार गए सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। उसके बाद एंड है। यानी कि शुरुआत आपने छोटे से लेवल से करनी होती है। अगर आप डायरेक्ट जाना चाहो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो डायरेक्ट भी जा सकते हो, इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है। अगर आपका छोटा मोटा मसला है, आप पहले छोटे कोर्ट में जाते हो। ये तहसीलों वगैरह में बने होते हैं ना, छोटी छोटी तहसीलों में कोर्ट वगैरह बने होते हैं, उसमें तहसील जिसको क्या एरिया जो होता है ना, उसमें तहसीलों में भी छोटे छोटे कोर्ट होते हैं, उसको बोलते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे। ऐसे ही मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो दोनों मसले सुन लेगा, लेकिन उसके नीचे फौजदारी मसलों को सुनने के लिए छोटे छोटे और न्यायालय भी हैं, जिसमें आपका मुख्य दंड नायक न्यायाधीश, एक छोटा कमरा होता है, कहाँ पर, न्यायालय के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कह लो। और उसके नीचे भी एक और होता है जिसे दंड नायक, और ये आपको 7 साल की सजा सुना सकता है। कितने साल की, 7 साल की सजा आपको सुना सकता है। और ये आपको कितनी सजा सुना सकता है, उम्र कैद से लेकर आपको मृत्यु तक, मतलब कि फांसी की सजा भी आपको सुना सकता है। लेकिन फांसी की सजा अमल में तब आएगी जब हाई कोर्ट को क्या कर देगा, परवानगी दे देगा। आगे बढ़े। हाँ जी, यहाँ देखिए आप जरा, ये हमारा क्लियर हो चुका, मैं आपको समझा चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, जिसमें 3 वर्ष की कारावास की सजा दी जाती है। किसमें, नीचे वाले में, जो आपको डिस्ट्रिक्ट को मतलब फौजदारी मसला समझाया था ना, महादंड नायक न्यायाधीश है, वो आपको 7 साल की सजा, उसके नीचे वाला जो दंड नायक है वो आपको 3 साल की सजा तक सुना सकता है फौजदारी मसलों में। आगे है, कुछ महानगरों में दीवानी मामलों के लिए नगर सिविल न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश वह फौजदारी मामलों के लिए महानगर न्यायाधीश का भी न्यायालय होता है। जो बड़े बड़े महानगर होते हैं ना, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा होती है, वहाँ पर भी न्यायालय होते हैं। ठीक है जी। आपके मसलों को, आपको जो न्याय है मतलब कि सुविधा प्रोवाइड करने के लिए महानगरों के लिए अलग से न्यायालयों की व्यवस्था भी है, जिसमें 2 तरह के हैं। दीवानी मसलों के लिए सिविल न्यायालय, क्या बोलेंगे उसको, सिविल न्यायालय। कौन से मसलों के लिए, दीवानी मसलों के लिए। और फौजदारी मसलों के लिए महानगर न्यायाधीश का न्यायालय होता है। कुछ राज्यों एवं प्रेसिडेंसी नगरों में छोटे मामलों के लिए पृथक अलग से न्यायालयों की भी व्यवस्था की गई है। ये न्यायालय छोटे दीवानी मामलों की सुनवाई करते हैं। इनका निर्णय अंतिम होता है, लेकिन उच्च न्यायालय उनके निर्णयों की समीक्षा यानी कि रिव्यू कर सकता है। छोटे मोटे जो मसले हैं ना, उसको यहाँ सुलझाया जाता है। अगर ना सुलझे तो आपको ऐसे नहीं है कि आप अपील करने चले जाओगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है, आपका रिव्यू कर सकता है, मतलब डिसीजन में मतलब चेंज नहीं करेगा, आपका भी देख लेगा भी गलत तो नहीं है, ठीक है बस आपका।
आगे है, कुछ राज्यों में पंचायत न्यायालय भी छोटे दीवानी फौजदारी मामलों के लिए सुनवाई करते हैं। ये सब जानते हैं, गांव वगैरह के लिए पंचायतों में ही मसले हल किए जाते हैं। इन्हें कई नामों से जाना जाता है, किसको? पंचायतों को। न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी, अदालती पंचायत, पंचायत अदालत, इन नामों से अलग अलग स्टेट में जाना जाता है। तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे कितने कितने आपके नाम है, न्यायालय हैं, आपको समझ में आ चुका है इस चीज़ का। ठीक है जी, फौजदारी मसले क्या होते हैं, दीवानी मसले क्या, ये मैंने आपको समझा दिया। और आपका सबॉर्डिनेट जो कोर्ट है उसके आर्टिकल 233, 234, 35, 36, 37 आपको यहाँ तक आपने याद रखना है। आगे देखें, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक और है आपकी जो कानूनी व्यवस्था को इजी करने के लिए, आपको न्याय जल्दी प्रोवाइड करने के लिए, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A जो आपका जो है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया हुआ ना, इसमें क्या लिखा है 39A में? समाज के कमजोर वर्गों को जो न्याय है वो निःशुल्क मिलना चाहिए। ठीक है जी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ाया मैंने आपको। 39 में क्या लिखा हुआ था? समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए महिला पुरुष को। 39 में तो ये बात लिखी है, लेकिन 39A में क्या लिखा है कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान करता है और सबके लिए न्याय सुनिश्चित करता है। संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 22(1) में राज्य के लिए यह बाध्यकारी बनाते हैं कि वह कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने का साथ ही एक ऐसी कानूनी प्रणाली स्थापित करे जो सबके लिए समान अवसर मिले। कोई गरीब तबका ऐसा है, कोई गरीब फैमिली ऐसी है, उसको न्याय लेना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, ना उसके पास पैसे हैं, ना उसको जानकारी है। सबसे बड़ी दुविधा तो हमारे भारत में गरीब लोगों के लिए जानकारी ही नहीं होती उनको, कि उनको कहाँ पे क्या करना होता है। छोटी छोटी बातों के लिए वकील उनको लूटते रहते हैं। ठीक है जी, कहते हैं 1987 के कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, अब ये अंडरलाइन कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन आते होते हैं। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था, जो 9 नवंबर 1995 में लागू हुआ, ताकि अवसर की समानता के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त व कानूनी क्या मिले, सहायता मिले। ठीक है जी, अधिनियम कब बना? 1987 में। लागू कब हुआ? 9 नवंबर 1995 में। ये राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण कहते हैं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रव्यापी एक समान नेटवर्क स्थापित किया जा सके। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NLSA का गठन कानूनी सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया गया है। ठीक है जी, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है जी, आगे बढ़े। तो ये एक क्या है, 39A के अंदर क्या लिखा है? समाज के गरीब वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता मिले। ठीक है जी, ये कहाँ लिखा है? 39A के अंदर लिखा है। और आपको पता है 14 में क्या लिखा है आर्टिकल? विधि के सामने सबकी समानता होनी चाहिए, सबको बराबरी मिले। और आपका 1987 में ये बना था, 9 नवंबर 1995 में लागू हो गया और सबको क्या है? कानूनी सहायता, मतलब समाज के जो लोग पैसा नहीं खर्च कर सकते उनके लिए है ये है। कहते प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय में एक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति लीगल कोर्ट हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज का गठन किया गया। मतलब हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग होगी वहीं पर एक अलग से एक तैयार किया गया। क्या तैयार किया गया? मतलब वहां पर जो राज्य के कानूनी सेवा प्राधिकरण है उसका और हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज है उसका गठन किया गया, हाई कोर्ट के अंदर ही। ठीक है जी, जिलों व तालुकों में जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण व तालुका कानूनी सेवा प्राधिकरण का गठन NLSA की क्या नीतियां व निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए साथ ही लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता राज्यों में लोक अदालतों के संचालन के लिए किया गया। सर्वोच्च न्यायालय वैधानिक सेवा समिति का गठन कानूनी सहायता कार्यक्रम के प्रशासन व कार्यान्वयन के लिए किया गया है। ठीक है जी, मतलब कि जो वैधानिक सर्विस है वो सबको मिले।
जो गरीब तबका है उनके लिए ये मतलब कि संगठन किया गया हाई कोर्ट के अंदर। ये आपने इस चीज को ध्यान में रखना है। जहां तक कि इनका संबंध सर्वोच्च न्यायालय से है, एनएल से, जिसे नालसा बोलते हैं, देश भर में कानूनी सेवा कार्यक्रम को कार्यान्वयन करने के लिए राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के लिए नीतियां, सिद्धांत, दिशा निर्देश निर्धारित करता है। ये जो आपने प्राधिकरण बनाया है, जो आपका राष्ट्रीय जो सेवा समिति, जो आपका जितने भी बने हैं, जो आपके गरीब तबका लोगों को क्या न्याय प्रोवाइड करते हैं, सुनिश्चित करते हैं उनको देने का, इसकी दिशा, ये किसके दिशा निर्देशों पे काम करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के। इसके लिए गाइडलाइन कौन तैयार करता है? सुप्रीम कोर्ट तैयार करता है। भी कैसे कैसे ये न्यायालय इनको सुविधा प्रोवाइड करेंगे लोगों को। आगे जी, आगे देखते हैं। हाँ जी, लोक अदालत क्या होती है? सुनो ध्यान से। लोक अदालत एक मंच है। लोक अदालत क्या है? एक मंच है। वहां पे जहां वे मामले जो न्यायालय में लंबित है उन्हें सुलझाया जाता है। अथवा अभी मुकदमे के रूप में दाखिल नहीं हुए, यानी न्यायालय के समक्ष अभी नहीं लाए गए हैं, सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए जाते हैं। यानी दोनों पक्षों के बीच वाद विवाद का समाधान लोक अदालतों में करवाया जाता है। लोक अदालत भी एक ऐसा मंच है जहां पर क्या है, ऐसे मसलों को सुलझाया जाता है जो न्यायालयों में क्या है, लंबित पड़े, अभी बारी नहीं आ रही है उनकी, अब बारी नहीं आएगी, कितने केस लंबे लंबे समय तक लटके पड़े रहते हैं। फिल्मों में देखते हो ना आप, तारीख के बाद तारीख, है ना। और कभी कभी तो जब तक वो जिस केस का नंबर आता है, जब तक तो उस अपराधी की या जिसकी विक्टिम है उसकी क्या हो चुकी होती है, मौत हो चुकी होती है। इसीलिए मतलब कि आपको सीधी सीधी बात है कि न्याय को सुलभ बनाने के लिए, जल्दी सुलझाने के लिए, जल्दी प्रोवाइड करने के लिए लोक अदालत का निर्माण किया गया। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये, ठीक है जी। कहते हैं यानी दोनों पक्षों के बीच वाद विवाद का क्या करता है, समाधान। दोनों पक्ष जिनके बीच में ये चल रहा है, कोई वाद विवाद है, केस दायर किया है, ये क्या करेंगे, बैठ के मसलों को सुलझाएंगे। इसका अर्थ देख लो। कहते सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत संस्था के अर्थ को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। लोक अदालत क्या है? न्याय व्यवस्था का एक पुराना स्वरूप है जो कि प्राचीन भारत में प्रचलित था। इसकी वैधता आधुनिक युग में समाप्त नहीं हुई है। शब्द युगम लोक अदालत का अर्थ है जनता की अदालत या न्यायालय। मतलब कि जो लोक अदालत का कंसेप्ट है ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। पुराने टाइम में भी ऐसे ही होते थे, लोग बैठकर लोगों का मसला सुनते थे और अपना सूझबूझ के द्वारा, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा क्या करते थे, उनको न्याय प्रदान करते थे। भाई आपने गलत किया, आपने सही किया। ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कंसेप्ट है। आगे है, यह व्यवस्था गांधीवादी दर्शन पे आधारित है। यह वैकल्पिक विवाद समाधान का एक अंग है। मतलब कि जितना जल्दी हो विवाद का समाधान करो, ना कि उसे और उलझाओ। क्यों टाइम वेस्ट करना, क्यों पैसे वेस्ट करने। लोक अदालत में आपको सुलझा बुझा के आपका मसला हल कर दिया जाएगा। भारतीय अदालतें लंबित मुकदमों को रोज से दबी है और नियमित न्यायालयों में इन पे तिथि के लिए लंबी खिंचीली और श्रम साध्य प्रक्रिया है। मतलब कि इतने कोर्ट के पास केस है ना, बहुत ज़्यादा, छोटी छोटी बातों के लिए कोर्ट में क्या केस हो जाते हैं और वो लंबित पड़े रहते हैं, ठीक है। और जनता क्या बोलेगी फिर, हमें तो न्याय ही नहीं मिलता, ठीक है जी, क्योंकि केस बहुत ज़्यादा इनके पास आते हैं। तो इन्होंने अपने अपने उपाय सुलझाए कि आप किस तरह के मसले, छोटे मोटे विवाद है, उनको लोक अदालत संभाल ले, है ना, इस चीज़ का। आगे देखते हैं इसके बारे में। हाँ जी, समझ में आ गया। अंतः न्याय को आम लोगों के त्वरित रूप में उपलब्ध कराने के लिए पहली बार गुजरात में 1982 में लोक अदालत की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। इसके बाद विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के संसदीय अधिनियम के द्वारा लोक अदालतों की क्या की स्थापना की गई, ठीक है जी। आपको पूछेंगे कौन सी स्टेट में पहली बार, तो आपने बताना है 1982 में। आगे बढ़े। हाँ जी, अदालतों को शूद्र मामलों में निपटारे में भी कई साल लग जाते हैं। अदालतों को लग ही जाते हैं भाई,
क्षुद्र मतलब छोटे मसलों पर कई कई साल, इसलिए लोक अदालत त्वरित तथा कम खर्चीले न्याय का एक विकल्प है, एक ऑप्शन है हमारे पास, कम खर्च में हम न्याय प्राप्त कर सकते हैं। लोक अदालत की कार्यवाही में कोई विजय या पराजय नहीं होती, इसलिए आपस में दोनों पक्षों के बीच में जो द्वेष है उसको खत्म किया जाता है। लोक अदालत का प्रयोग भारत में एक वहीनीय किफायती कार्यक्रम है, अनौपचारिक विवाद समाधान के वैकल्पिक तरीके के स्वरूप में स्वीकृत पा चुका है। ठीक है जी, आगे है न्यायी, आगे है, ये तो हमने पढ़ लिया। आगे देखते हैं ई अदालत, ये इंपॉर्टेंट अभी नया एक कंसेप्ट है, आपको जानना चाहिए। ई अदालत यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अदालत। अब ये क्या होती है सुनो ध्यान से। कहते हैं ई अदालत एक जटिल धारणा है जिसमें कई पक्ष शामिल हैं। ई अदालत एक विशेष रूप से एक ही आभासी वर्चुअल कोर्ट कहते हैं इसको। भारत में इसकी विचार की शुरुआत कब? 2003 में। ई अदालत कब? वर्चुअल, जो अपा जैसे ऑनलाइन क्लास नहीं लेते कंप्यूटर पे, ऑनलाइन लैपटॉप पे बैठ के, दूर दूर बैठ के भी क्या न्यायालयों में क्या की जाती है, आपकी केसेस को सुने जाते हैं। सबसे पहला पक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था। 2003 में सर्वोच्च न्यायालय में निर्धारित किया गया कि यदि किसी गवाह को समय के भीतर या बहुत अधिक खर्चे के बिना बुलाना संभव न हो, उसके साक्ष्य का अभिलेख वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी किया जा सकता है। मतलब किसी गवाह को पेश करने में टाइम लग रहा है या गवाह को लाने में खर्च ज़्यादा लग जाएगा, तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने कि न्यायालयों ने और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑप्शन दे दिया कि कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम उसका क्या है, उसका बयान सुन लेंगे, उसकी विटनेस सुन लेंगे, उसका जो है साक्ष्य हम देख पाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्याय दिए जाने की प्रक्रिया को ही कुछ लोग दूरस्थ न्याय यानी टेली जस्टिस भी बोलते हैं। टेली जस्टिस किसको बोलते हैं? वर्चुअल को, यानी कि ई अदालत में जो आपका आप यूज करते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ठीक है जी, और शुरुआत कब हुई थी? 2003 में हुई थी। इस चीज़ को आपने भूलना नहीं है। और आपसे पूछेंगे कि जो लोक अदालत है पहली बार कौन सी स्टेट में? गुजरात में 1982 में। ठीक है जी, ये देख पा रहे होंगे वर्चुअल आपकी जो कोर्ट है ना, ई कोर्ट ऐसे लगती है जिसमें आपको लैपटॉप कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपको जजमेंट आपको सुनाई जाती है, आप देखे जाते हैं उसमें। आगे है मोबाइल अदालत। अब मोबाइल अदालत भी चल पड़ी है भाई, वाह भाई वाह। कहते हैं इस धारणा का सार यह है कि अदालत स्वयं जनता के पास पहुंचे ताकि जनता को न्याय की प्राप्ति के लिए धन व समय खर्च न करना पड़े। एक ऑप्शन दिया है जनता के लिए कि आपको क्या है, ज़्यादा खर्च ना करना पड़े और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, तो मोबाइल पे आपकी अदालत लगती है। देखो जरा, कहते प्राय अदालतों गांव से काफ़ी दूर होती हैं। गरीब लोगों के लिए लंबी यात्रा करके बार बार अदालत पहुंचना कठिन व महंगा होता है। मोबाइल अदालत का पहला प्रयोग 2007 में हरियाणा के मेवात जिले में, तो आप इस चीज़ को याद रखोगे। लोक अदालत का पहली बार यूज 1982 गुजरात। फिर आपका आ गया कौन सा? ई अदालत, वो कौन सा था? 2003 में। और यहाँ पर आपका 2007 में आपका मोबाइल अदालत पहली बार हरियाणा में किया गया। मोबाइल अदालत एक बस के भीतर कार्य करती है। बस के भीतर न्यायालय का जरूरी ढांचा उपलब्ध होता है। इसे प्राय पहियों पर जस्टिस ऑन व्हील कहा जाता है। ठीक है जी, आप ये सुन लो आप ध्यान से। मोबाइल अदालत की अवधारणा के जनक फादर भूतपूर्व जो अपने राष्ट्रपति, यहाँ पे पति नहीं है, राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। ठीक है जी, आगे देखिए। ये है आपका जो बस के अंदर आपको क्या है, जो जस्टिस प्रोवाइड किया जाता है उसको बोलते हैं मोबाइल अदालत। ठीक है जी, इस तरह से आपको क्या है, जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि आप जो अदालत है वो लोगों तक पहुंचेगी। अदालत क्या है, वो लोगों तक पहुंचेगी, ना कि आपको जाना है। ये गांव वगैरह में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। ठीक है जी। परिवार अदालत 1984 में संसदीय विधि के द्वारा पारिवारिक अदालतों की स्थापना की गई। कब? 1984 में। इस अधिनियम के अनुसार जिन शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक होगी वहां पारिवारिक अदालतों का गठन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य शहरों में भी संसद के द्वारा पारिवारिक अदालतों का गठन किया जा सकता है।
राज्यों में राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालयों की सलाह से पारिवारिक अदालतों की स्थापना की जाएगी। पारिवारिक अदालतों की स्वीकृति जिला अदालतों के समान होती है। इन अदालतों में एक न्यायाधीश और एक अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। जो आपके पारिवारिक मसले, सास बहू का, पिता बेटे का, ऐसे झगड़े होते हैं, उनको सुलझाया यहाँ जाता है। न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्ति को भारतीय राज्य के अंतर्गत 7 वर्षों का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। मतलब पारिवारिक जो न्यायालय की, तो पहले तो उसको हाई कोर्ट के अंडर रख दिया कि हाई कोर्ट उसकी क्या करेगी, गठन की परवानगी देगा। अगर वो हो जाता है, कोई राज्य अपना लेता है इसको, ऐसा करता है, 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में पारिवारिक अदालतें लगाई जाएंगी और उसकी नियुक्ति है जो उसके जजेस की है वो क्या होगी, 7 साल का उसको क्या होना चाहिए, न्यायिक अनुभव होना चाहिए। उसमें 2 जज होंगे, एक मुख्य होगा, एक अतिरिक्त एडिशनल होगा। पारिवारिक अदालतों में पति पत्नी के बीच विवाह संबंधी विवादों का हल किया जाता है। पत्नी को गुजारा भत्ता देने से संबंधित विवाद तथा अल्पवयस्क बच्चों के हक का निर्धारण न्यायालयों के द्वारा किया जाता है। समस्या के समाधान के लिए प्राकृतिक नेचुरल जस्टिस का सहारा लिया जाता है तथा वाद विवादों को सुलह व सहयोग के द्वारा सुलझाया जाता है। मतलब नेचुरल वे से देखो, प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हुए डिसीजन लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त परिवार अदालत में व्यक्ति अपने मामले की पैरवी स्वयं करता है और वकील खुद ही बनना पड़ता है इसमें। ठीक है जी। जो परिवार अदालतों के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में अपील की जा सकती है तथा जिन मसलों में दोनों पक्षों के बीच सहमति हो उसे अपील का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 136 के तहत इसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में भी की जा सकती है। मतलब परिवार अदालत के खिलाफ, उसकी जजमेंट के खिलाफ आप इसमें हाई कोर्ट में भी जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो। आर्टिकल 136 आपको राइट देता है कहाँ जाने का, सुप्रीम कोर्ट में जाने का। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।